हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों कि जैसा कि आपको बता दें, मैंने इस न्यू वाले चैनल पे कक्षा 10 के लिए केवल थ्योरी क्लास जो कि मैंने विज्ञान का स्टार्ट किया है। 16 दिन में पूरे आपके 16 मैराथन क्लास लेके आपके पूरे विज्ञान को ख़त्म करने वाले हैं 16 चैप्टर के। आज हम लोग का चैप्टर नंबर 2 है। डे 2 में चैप्टर नंबर भी 2 है, अम्ल, क्षार और लवण। ये पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे पूरा आधारित है। एक वीडियो में हम पूरे विषय मतलब पूरे इस लेसन को देखने वाले हैं। इसमें आपको पीडीएफ और थ्योरी दोनों साथ साथ मिलेंगी और आपको व्याख्या सहित पूरा एकदम ऐसे आपको नोट्स जैसे क्लास वाली फीलिंग करके आप लोग इस पूरे वीडियोस में इस अम्ल, क्षार, लवण को समाप्त करने वाले हैं। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वहाँ से आप अपना पहला लेसन रासायनिक अभिक्रिया देख सकते हैं। इसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे अपना चेक कर सकते हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं तो चलिए आज के इस चैप्टर को शानदार तरीके से शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इस पे कंसेप्ट एंड ट्रिक संबंधित मैथ और साइंस के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण। हम लोग इसमें समझने वाले हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। तो आइए हम आपको थ्योरी के माध्यम से सिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अम्ल। अम्ल को हम लोग एसिड कहते हैं। तो दिया गया है एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब आपसे पूछेगा कि एसिड चाहे अम्ल का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे खट्टा से होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है, प्रश्न का ख्याल आ रहा है उस कंपटीशन वाले चैनल पर तैयारी करवाते करवाते ना ख्याल आ रहा है कि अगला प्रश्न है। अब हम लोग जानते हैं कि अम्ल जो होता है खट्टा होता है, तो इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए इसकी खास बातें जानते हैं गुण के बारे में। तो देखिए जो अम्ल होता है स्वाद में खट्टा होता है, और ये क्या कर देता है कि अगर इसमें नीला लिटमस पेपर डालते हैं तो वो उसको लाल रंग में बदल देता है। अब लिटमस पेपर एक मतलब ऐसे दिखता होगा आपको, देखे होंगे प्रयोगशाला में हम लोग को दिखाया जाता है। ये किस कलर का होता है, तो ये ब्लू कलर का होता है। ये सूचक का काम करता है कि सूचना पहुंचाता है कि ये अम्ल है कि क्षार है। अब हम लोग उसको पी के तो बताएंगे नहीं कि अम्ल है कि क्षार। तो हम लोग जैसे ही कोई अम्ल के गिलास में इसको डालेंगे ब्लू वाला को और निकालते जब है ना, तो इसको रेड कर देता है। कि क्या करता है, रेड। तो ये सूचना प्रदान करता है कि इस जो कटोरी में आप लिए थे वो एसिड था। तो यही लिटमस पेपर नीला को लाल कर देता है। अगला है कि ये क्या करता है ना, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल को अगर जल में घोलेंगे तो ये H+ आयन देता है। तो ये जो इसके अम्ल के बारे में बताया गया है, इसको बहुविकल्पी प्रश्न के लिए आप याद कर सकते हैं इसको अच्छे से। अब आइए जानते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। ये सब अम्ल के प्रकार हैं। प्रबल अम्ल का मतलब ना, मतलब प्रबल मतलब कठिन, मतलब कठोर, ऐसा अम्ल जिसमें मतलब ज़्यादा उसकी अम्लीयता पाई जाती हो। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि प्रबल अम्ल क्या है, तो कहेंगे आप HCl है, H2SO4 है और HNO3। ये सब प्रबल अम्ल है। दुर्बल अम्ल मतलब बहुत जल्दी आसानी से टूट जाते हैं। तो कौन कौन सा हो जाएगा, CH3COOH और लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। सांद्र अम्ल का मतलब जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो किंतु जल क्या हो, अल्प। सांद्र का मतलब हम लोग भोजपुरी भाषा में गाढ़ा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गाढ़ा। मतलब एकदम जैसे हम लोग जो देखते हैं ना कि अगर शरबत बना रहे होते हैं तो चीनी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, जो रस होता है गाढ़ा बनता है। तो ऐसे ही उसको विज्ञान में सांद्र कहते हैं। तो जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जल कम होता है, वो सांद्र अम्ल कहलाता है। तनु का मतलब एकदम पतला। उसमें क्या होगा, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा में होता है, तो उसको हम लोग तनु बोलते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं क्षार क्या होता है। क्षारक मतलब बेस। ये स्वाद में कड़वा लगता है। क्या करता है, कड़वा लगता है। साथ ही साथ बता दें ये जो क्या करता है ना, लाल लिटमस, अगर लाल रंग का लिटमस पेपर लिए हैं, अगर उसको जैसे ही जल में डालेंगे तो उसको नीला रंग का कर देता है। तो ये जो सूचना पहुंचाता है तो लाल को नीला कर देगा, तो उसको कहेंगे कि क्षारक है। अगला है कि ये जलीय विलयन में -OH आयन देता है। क्या देता है, -OH आयन प्रदान करता है।
ये कड़वे होता है, ये तो बता ही दिए आपको। अब आपसे पूछेगा कि बताइए प्रबल क्षारक बताइए, तो आप कहेंगे क्षारक पहचानने का तरीका होता है ना कि लास्ट में OH लगा होगा। क्या लगा होगा? OH। तो कहेंगे NaOH, KOH और CaOH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षारक पूछेगा तो NH4OH, अमोनियम हाइड्राइड, ये सबसे दुर्बल क्षारक होता है। क्षार पूछेगा कि क्षार क्या होता है, तो जल में घोलने पर क्षारक को क्षार कहते हैं। अगर जल में किस क्षारक को घोल देंगे तो वो क्षार कहलाएगा। जैसे NaOH, KOH, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो अब आप लोग समझ लिए होंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षारक और क्षार क्या होता है। अब आइए समझते हैं साल्ट अर्थात लवण क्या होता है। तो लवण अम्लीय तथा क्षारक की प्रतिस्पर्धा से प्राप्त होता है। अगर हम लोग HCl ले लें और NaOH ले लें, तो आपको पता है कि H प्लस है और यहाँ OH माइनस है, तो HOH मिल के हमारा H2O बन जाएगा। और क्या क्या बचेगा? Cl बचेगा और Na बचेगा। तो Na पहले लिखे ही प्लस में है, तो NaCl बन के NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये एक लवण का कार्य करता है। तो अब आपको बता दें कि साल्ट बनाना होगा तो हम लोग अम्ल ले लेंगे और क्षार ले लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग को साल्ट प्राप्त होगा। जैसे KCl, NaCl, ये सब क्या है? लवण है, साल्ट। इंडिकेटर सूचक, जैसे सूचना पहुंचाना। जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो हम लोग को मुड़ना होता है, तो लेफ्ट से राइट हम लोग इंडिकेटर चलाते हैं ना, तो इंडिकेटर का मतलब क्या? सूचना प्रदान कर रहे होते हैं कि हाँ हम लोग लेफ्ट मुड़ेंगे, राइट मुड़ेंगे, यही हम लोग को काम करना होता है। तो ये क्या कार्य करता है ना, ये सूचना प्रदान करता है। कैसे? तो सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग तथा गंध अम्लीय तथा क्षारक माध्यम में बदल जाता है। मतलब ये क्या करता है ना कि अम्ल और क्षार को बताता है, मतलब सूचना प्रदान करता है। आइए जानते हैं कौन कौन से हम लोग सूचक हैं। दिया है वैसे तो बहुत सूचक होते हैं, परंतु सामान्य प्रकार से ये है, जैसे प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर। जैसे नेचुरल इंडिकेटर में कौन कौन सा है, तो हम देखेंगे कि वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लाल गोभी, ये सब क्या है? सूचना बताते हैं कि अम्ल है कि क्षार है, तो इसको इंडिकेटर बोला जाता है। आइए समझते हैं लिटमस पेपर, आप लोग बहुत सुने होंगे। तो लिटमस पेपर बैगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलाफाइट समूह के लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है तो इसका रंग बैगनी होता है। कितने कैसा होता है? बैगनी। जब अम्ल में डालते हैं तो लाल कर देता है, जब क्षार में डालते हैं तो नीला कर देता है। तो इससे हम लोग पहचान लेते हैं कि क्या है, अम्ल है कि क्षार है। आगे दिया गया है कि लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, नीला और लाल। अम्ल जो क्या करता है, नीले को लाल में बदल देता है, जबकि क्षार क्या करता है, लाल को नीला में बदल देता है। इसको समझिएगा, अच्छे से अंतर कर लीजिएगा, ये हमसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हल्दी। हल्दी भी हमारा एक सूचक का कार्य करता है। कैसे? ये भी सूचना बताता है कि अम्ल है कि क्षार है। कैसे? सुनिए। हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, यह पीले रंग का होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब सफ़ेद कपड़ों पर सब्जियों के दाग लग जाते हैं और जब उसे साबुन मतलब क्षार से धोया जाता है तो उस दाग को भूरे चाहे लाल रंग का धब्बा दिखाई देता है। अम्ल के साथ हल्दी का रंग कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्षारक के साथ उसका रंग लाल हो जाता है। जब हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं, कहीं ना खाना वाना खाते हैं, तो अगर मान लीजिए गलती से कोई सामने वाला आपके कपड़े पर पनीर गिरा दे, जैसे मान लीजिए यही है, इसका नाम राहुल है। अगर इसके कपड़े पे कोई दाग लग गया, जैसे मान लीजिए बगल वाला कोई गिरा रहा था, सब्जी खा रहा था, इस पे गिर गया है। अब ये घर आएगा जल्दी जल्दी से, सब्जी में हल्दी पड़ी ही होती है, तो ये अपना एक साबुन सरफ लेगा, इसको रगड़ रगड़ के धोने लगेगा, तो ये क्या करेगा ना, इसको लाल रंग का बदल देता है। तो ऐसा ये माना जाता है कि साबुन की प्रकृति कैसी होती है, साबुन क्षार है और हल्दी से मिलके लाल रंग बदल दे रहा है, तो हल्दी सूचना पहुंचाती है। ठीक है। संश्लेषित सूचकांक,
ये संश्लेषित जो सूचक होते हैं, ये वे सूचक होते हैं जो प्राकृतिक नहीं होते अपितु ये रासायनिक पदार्थ द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फेलिन इत्यादि। इसका उपयोग अम्ल तथा क्षार की जांच करने में करते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं गंधीय सूचक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ये पदार्थ को गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे वेनिला, प्याज, लौंग। ये लोग क्या करते हैं ना कि अपना गंध को परिवर्तित कर देते हैं। ये तो रंग को दिखाएंगे नहीं, तो ये अपने गंध को बदल देते हैं। अब हम लोग देखते हैं सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इससे पहले हम लोग प्राकृतिक सूचक पढ़ रहे थे, अब सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। लिटमस, मेथाइल ऑरेंज, फेनोल्फेनिन इत्यादि जैसे सूचकों का उपयोग के लिए विलयन के केवल अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति का पता लगाया जाता है, परंतु यह सार्वत्रिक सूचक उपयोग में अम्ल तथा क्षार की प्रकृति के साथ साथ उनकी प्रबलता को भी मापता है। मतलब ये क्या करता है ना, ये भी बताता है कि कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। पॉप टेस्ट, ये हाइड्रोजन गैस की परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो पॉप की ध्वनि निकलती है। इस स्टैट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने में उपयोग करते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अब आपको साथ सिखाते हैं। अब तक तो हम लोगों ने अम्ल, क्षार, लवण सूचक के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अम्ल के साथ, जैसे कोई अम्ल है उसके साथ कोई धातु मिलाएंगे तो कैसा व्यवहार करेगा। जैसे ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक बातों को बताते हैं। अगर हमने अम्ल HCl ले लिया है और कोई धातु ले लें, मतलब सोडियम कार्बाइड ले लें, सोडियम कार्बोनेट ले लें, तब मिलाएंगे तो क्या होगा, ये Na इस Cl से मिलके NaCl हो जाएगा, CO2 हो जाएगा और H2O हो जाएगा। मैं आपको रासायनिक समीकरण का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आपको पूरे बुक से रहेगी, वो पूरे मतलब आधी घंटे से ऊपर की वीडियो रहेगी। आपको उसमें आपको सिखा देंगे कि कैसे रासायनिक अभिक्रियाओं को करके अभिकारक और उत्पाद को छाटा जाता है। इसलिए केवल आप बस समझ लीजिए कि किसको किसको मिलाने से क्या क्या बनता है। जैसे अम्ल को धातु के साथ मिलाएंगे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। जैसे अम्ल हम ले लें एक HCl और धातु कार्बोनेट ले लें, मतलब NaHCO3 ले लें, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो उसको आपस में मिलाएंगे तो NaCl बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि अम्ल को साथ जब धातु मिलाते हैं तो क्या बनता है। दूसरी अभिक्रिया पूछा जाता है कि जब अम्ल के साथ धातु को परस्पर मिलाएंगे तो क्या बनेगा। जैसे अम्ल का धातु पढ़ लिए, लेकिन अम्ल का जब क्षारक के साथ मिलाते हैं तो लवण और जल बनता है। उदासीन अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका मतलब जब अम्ल द्वारा क्षारक के प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणामी लवण तथा जल बनता है तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदासीन अभिक्रिया का नाम देते हैं ना कि अगर ले लें क्षार और ले लें अम्ल, दोनों को मिलाएंगे तो लवण बनता है और जल बनता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए पूछा जाता है कि यदि आपका शरीर का त्वचा अम्ल के साथ जल जाए तो क्या करते हैं, तो उसको क्षार से धोते हैं, उसको उदासीन करते हैं। ठीक ना। अब आप यहाँ पर देखिए, नोट करने वाली बात है कि दुर्बल अम्ल को प्रबल क्षारक के साथ मिलाएंगे तो लवण बनेगा, क्षार लवण, और प्रबल अम्ल रहेगा मतलब ज़्यादा ताकतवर अम्ल रहेगा और कमज़ोर क्षार रहेगा तो उदासीन लवण बनेगा। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक, दुर्बल दोनों रहेंगे, मतलब देखिए पहले दोनों प्रबल रहेंगे तो उदासीन बनेगा, दोनों दुर्बल रहेंगे तो उदासीन बनेगा। लेकिन अगर प्रबल क्षार रहेगा ना तो लवण कैसा बनेगा, क्षार बनेगा। भाई जो प्रबल रहेगा तो उसी की तो मात्रा दिखाई जाएगी ज़्यादा। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया, अगर हम ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से करवाते हैं तो हमारा लवण और जल बनता है। जैसे
अगर हम CO ले लें और HCl ले लें, मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, हमारा लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है। दिया गया धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ये विकल्प में पूछता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये सब क्षारीय प्रकृति के हैं। धात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक, अभी हम लोग धातु को क्षार से मिला रहे थे, लेकिन अब हम अधातु को इसके पहले धातु को हम लोग अम्ल से मिला रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अधातु को क्षार से मिलाएंगे। अगर हम अधातु मतलब CO2 को क्षार CaOH के होल ट्वाइस से मिलाएंगे तो CaO3 + H2O जल बन जाएगा। ठीक ना। तो ये तो आप लोग समझ सकते हैं। ये देखिए जो भी मैंने बताया उसको यहाँ पे अच्छे से क्लेरिफाई किया है। अम्ल के साथ अभिक्रिया, अगर धातु मिलाएंगे तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनेगा। अगर धातु मिलाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन बनेगा। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाएंगे, जो सोडियम हाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऐसे कुछ मिलाएंगे, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2। अगर क्षार मिलाते हैं तो लवण जल बनता है, धातु मिलाते हैं तो लवण जल बनता है। इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा। वहाँ यहाँ भी वही तरीका दिखाया गया कि अगर क्षार के साथ कुछ मिलाते हैं धातु तो लवण जल बनेगा। धातु कार्बोनेट मिलाएंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगर अम्ल मिलाएंगे तो लवण और जल बनेगा। और धातु ऑक्साइड बनाएंगे तो लवण तथा जल मिलेगा। अम्लों तथा क्षारकों में समानता। हम लोग इसके समानता के बारे में पढ़ते हैं कि अम्ल और क्षारक की समानता क्या क्या होती है। तो सभी अम्ल क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, जल में घोलेंगे तो H+ में टूटेंगे, और सभी क्षारक OH- में टूटते हैं। जब कोई अम्ल क्षार से जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलने पर आयन की सांद्रता मतलब H3O+ या OH- की प्रति आयतन में कमी होती है। एक प्रश्न पूछता है, यदि मान लीजिए एक कटोरी में आप एसिड लिए हैं, इसको तनु करना है मतलब पतला करना है, और एक कटोरी में आप B मतलब वाटर लिए हैं, तो क्या करेंगे बताइए। तो हम कहेंगे कि देखिए जिसमें हम वाटर लिए हैं इसमें ना हम लोग धीरे धीरे अम्ल को पलटेंगे, उझिलेंगे, तब जाके ये अम्ल पतला हो जाएगा। ये आप जो बता रहे हैं सही है, लेकिन अगर यहीं पे अगर आप बताते हैं कि देखिए वाटर को हम डायरेक्ट इसमें डालेंगे तो ये गलत बात है, तुरंत रासायनिक अभिक्रिया करके आप जल जाएंगे। तो पूछता है कि अम्ल को पतला करने के लिए क्या करेंगे, तो अम्ल को पतला करने के लिए हम लोग जल में धीरे धीरे अम्ल को गिराते हैं, जिससे अम्ल क्या हो जाता है, पतला होता चला जाता है। क्षार और अम्ल की प्रबलता देखते हैं। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH+ आयन पर निर्भर करता है। जैसे अगर H+ की आयन की सांद्रता ज़्यादा है आयन, तो हम कहेंगे कि यह क्षारी अम्लीय है, और OH की ज़्यादा आयन रहेंगे तो कहेंगे कि वह क्षारीय है। ठीक है, एक बार फिर से, H पर आयन ज़्यादा रहेंगे तो कहेंगे कि अम्लीय है, और OH पर आयन ज़्यादा रहेगा तो कहेंगे कि यह विलयन क्षारीय है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचकांक से ज्ञात करते हैं, जैसे यूनिवर्सल इंडेक्स। जैसे अनेक सूचकांकों का मिश्रण होता है, या सूचकांक विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता का रंग प्रदर्शित करता है। रंग भी बदल देता है तो हम समझ जाते हैं कि ये सब क्या है, कौन सा अम्ल है, मतलब प्रबल है कि दुर्बल है। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षार, अगर हम जल की उपस्थिति में H+ आयन उत्पन्न करता है और H3 मतलब अमोनिया बन जाता है। जैसे अगर हम अम्ल को जल में मिलाएंगे तो अमोनिया बनेगा, मतलब H3O अमोनियम आयन, हाइड्रोमोनियम आयन बनता है, H3O बनता है और क्लोरीन बनता है। इसीलिए तो ये ठंडा होता है। इसलिए कहते हैं कि अगर अम्ल को पतला करना है तो क्या करना पड़ेगा, पानी में धीरे धीरे उझिलना पड़ेगा उसको। देखिए यहाँ पे NaOH है, उसमें उसको जल में जब हम लोग डाल रहे हैं तो OH आयन दे रहा है। MgOH का होल ट्वाइस है, उसको जल में डाल रहे हैं तो Mg अलग टूट जा रहा है, OH अलग टूट जा रहा है।
क्षार पहचानने का तरीका होता है कि पीछे क्या लगे होते हैं OH, और अम्ल पहचानने का तरीका होता है कि आगे क्या लगे होते हैं H लगे होते हैं। इस बात को आप कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिया है कि सभी क्षारक जल में नहीं घुलते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ठीक है, जो अगर घुल जा रहा है उसको क्षार कहेंगे, और नहीं घुलेगा तो क्षारक। कह रहा है सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बोल दे रहे हैं भाई, सवाल है। पढ़ाने में इतना बिजी हो जा रहे हैं ना कि हम सवाल बोल दे रहे हैं। हम तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं बच्चों को ना भाई। तो आप लोग कमेंट में क्लास 10 लिखिएगा, तभी हम जान पाएंगे क्लास 10 वाले बच्चे हैं। अब जल्दी हम क्लास 9 के भी ऐसे मैराथन क्लास लेके ख़त्म करने वाले हैं साइंस को। दिया गया है कि जल के साथ अम्ल तथा क्षार को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अम्ल तथा क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए, ठीक है, और लगातार हिलाना चाहिए, क्योंकि ये अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है। अभी हम ये बात आपको ऊपर बता रहे थे। अगर हम लोग जल ले लेंगे ना तो उसमें धीरे धीरे गिराएंगे और हिलाते रहेंगे तो उसको ठंडा होता चला जाएगा और पतला होता चला जाएगा, नहीं तो हम जल जाएंगे। देखिए यहाँ पे दे दिया है, अगर हम अम्ल में जल मिला रहे हैं तो गलत बात है, उष्मा निकलेगा, हमारा हाथ जल जाएगा। अगर जल लिए हैं उसमें धीरे धीरे अम्ल को गिरा रहे हैं तो ये बात सही है। ठीक है, और यही बात लिखा गया है कि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी पतला करना होगा तो पानी में मिलाइएगा। किसको? अम्ल को। तो इस प्रकार से आप जान चुके होंगे कि अम्ल को जब भी पतला करना होता है तो उसमें जल नहीं मिलाते हैं, जल ले लेते हैं और जल के अंदर अम्ल को धीरे धीरे डालते हैं तो जल क्या होता है, अम्ल पतला होता हुआ चला जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं पीएच स्केल। पीएच मान के बारे में बहुत आप लोग सुना होगा, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। पीएच क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसको पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी है, क्या है? पुषांश अर्थात पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब उस विलयन में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी सांद्र है वही दिखाता है। अगर पीएच का वैल्यू 7 के बराबर है तो वो अम्ल उदासीन हो जाएगा। अगर पीएच कम है, कम का मतलब अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय हो जाएगा। आइए इसके बारे में अच्छे से बताते हैं आपको। पीएच स्केल होता है, जैसे हम लोग के घर स्केल होता है ना, जो हम लोग पढ़ाई लिखाई में उपयोग करते हैं, वैसा ही स्केल होता है। और वो क्या करता है ना, 0 से लेके 14 तक उस पर अंकित रहते हैं, बीच में 7 पड़ता है। तो देखिए 7 से इधर जैसे मतलब 6 से 7 से पहले क्या पड़ेगा? 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसके बीच में अगर पीएच मान आता है किसी विलयन का तो वो विलयन अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय। अगर डायरेक्ट हम उसके बाद आता है, इसका मतलब अगर 8 आएगा, 9 आएगा, 10, 11, 12, 13 आता है तो वो विलयन क्षारीय कहलाता है। कैसा कहलाता है? क्षारीय। लेकिन अगर 7 आ जाता है तो उस समय वो न्यूट्रल मतलब उदासीन कहलाता है। आप लोग समझ लिए होंगे। तो अब बताइए नींबू, तो कह देंगे कि नींबू खट्टा होता है तो उसका मान 7 से कम रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगर 7 से जितना ही इधर बढ़ेंगे उतना ही अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी, अगर 7 से आगे बढ़ेंगे तो उतना ही क्षार की मात्रा बढ़ती जाती है।
दैनिक जीवन में हम लोग पीएच का मान कहाँ-कहाँ देखते हैं? जैसे देखते हैं ना कि गाँव घरों में जैसे खेती-वेती होती है ना, तो खेत की जो मिट्टी होती है, उसका अधिकारी लोग जाँच करवाते हैं या फिर किसान जाँच करवाता है कि हमारा मिट्टी जो है, उसका पीएच मान कैसा आ रहा है। तो उस हिसाब से वो अपने फसल में क्या देता है, दवाइयों का उपयोग करता है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखते हैं। पौधे एवं पशु के प्रति संवेदनशील होते हैं। जैसे हमारा जो शरीर होता है 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। वर्षा का जल का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसीलिए देखते हैं जब पहला वर्षा होता है तो ऐसा माना जाता है कि खराब है, उस वर्षे में नहीं भीगना चाहिए। क्योंकि वो उसमें वो अम्लीय मात्रा उसकी ज़्यादा होती है। इसका अच्छा खासा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जो आगरा का ताजमहल है, उसकी जो दीवारें हैं, अम्लीय वर्षा के कारण ही पीली होती चली जा रही हैं। तो इसका मुख्य रीज़न यही है कि अम्लीय वर्षा उसको प्रभावित कर दे रही है। पीएच का मिट्टी पर क्या प्रभाव होता है? ऐसा माना जाता है कि अच्छी उपज के लिए पौधों के विशिष्ट पीएच की परिसर की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच मान कम या अधिक है तो किसान उसे आवश्यकता अनुसार अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। मतलब अगर अम्ल मिट्टी है, अगर किसान देखेगा कि हमारे पीएच मान में गड़बड़ी आ गया है तो उसको पीएच मान के हिसाब से ही उस खेत में उर्वरक का उपयोग करवाता है, जिससे कि क्या उसकी जो खेत की मृदा है उसका पीएच मान बरकरार रहे और वहाँ के अनुसार फसल होती रहे। आगे देखते हैं कि हमारे पाचन तंत्र पे पीएच का क्या प्रभाव होता है। हमारे पाचन तंत्र में भी तो पीएच का क्या योगदान होता है उसको देखें तो हमारा उदर अर्थात पेट स्टोमच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो कि भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। अपच की स्थिति में उदर में अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में पेट दर्द और जलन का अनुभव होने लगता है। इस दर्द से मुक्त पाने के लिए एंटी एसिड मतलब क्षारक का उपयोग करते हैं, जो अम्ल के अधिक होने को उदासीन कर देता है। ठीक है, अगर हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो हम लोग क्षारक मतलब एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच अगर हमारा परिवर्तन होता है तो दांत का भी क्षरण होने लगता है। कैसे, आइए जानते हैं। मुंह में जो लार सलाइवा बनते हैं तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांत की जो ऊपर का कैप होता है जिसको इनामेल बोलते हैं, जो कि कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर अंग माना जाता है। ये जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित तो होता है। क्षारकीय दांत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। देख सकते हैं ना, इसीलिए अगर जिसका दांत ज़्यादा सड़ रहा होता है, ज़्यादा मतलब वहाँ से दांत कट कर ख़त्म हो रहा होता है, तो डॉक्टर उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा मंजन करें जिसमें क्षार की मात्रा हो, जो उस पे लग के उसको न्यूट्रलाइज कर दे। आगे देखते हैं कि पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। जैसे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव करते हैं। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग करने से सहायता मिलता है। जैसे बेकिंग सोडा जो जहाँ अगर आपको मधुमक्खी का डंक लग जाए वहाँ लगाते हैं तो वो क्या करता है, डंक जब मारी होती है मधुमक्खी तो उसमें अम्ल की मात्रा होती है, तो शरीर में अम्ल की मात्रा चली गई होती है, और वहाँ पे आप बेकिंग सोडा लगाते हैं तो धीरे धीरे उसको उदासीन करने का काम चालू कर देता है। आगे है नेटल के डंक के बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण दर्द का जलन अनुभव होता है। इस डंक वाले स्थान पे डाक पौधे की पत्ती रगड़ देते हैं, जिससे क्या करता है, उसको हमको आराम मिल जाता है। लवण के पीएच मान सुनिए, अगर प्रबल अम्ल रहेगा और प्रबल क्षार रहेगा तो वो उदासीन हो जाएगा, मतलब पीएच मान 0 आ जाएगा। लेकिन अगर प्रबल अम्ल ले लें और दुर्बल क्षार ले लेंगे तो जो हमको प्राप्त होगा वो अम्लीय लवण मिलेगा।
अगर अम्ल ज़्यादा ताकतवर है तो लवण भी ज़्यादा ताकतवर रहेगा। अगर प्रबल क्षारक ले लें और दुर्बल अम्ल ले लें तो हमारा जो विलयन बन के आएगा उसमें क्षार क्या होगा, लवण क्षारीय मात्रा में रहेगा। अब हम लोग देखते हैं साधारण नाम के रसायन, मतलब कुछ ऐसे साधारण नमक के रसायन, जैसे पहला नंबर देख लेते हैं। हम लोग जानेंगे साधारण नमक के रसायन में, मतलब देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन 5 चीज़ों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले से फटाफट आप लोग सूत्रों को याद करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। बोलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। धामन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 प्लस 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि बोलते हैं POP, कभी कभी पूछता है। आइए इसके बारे में पढ़ते भी हैं और इसका उपयोग देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस क्रिया को क्लोरोक्षार की क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण है, सोडियम क्लोराइड है, इसमें जल प्रवाहित कर रहे हैं विद्युत वाला, तो ये NaOH बन जा रहा है। ठीक है, इसका उपयोग अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग ईंधन में करते हैं, स्वच्छ जल बनाने में करते हैं, औषधि में करते हैं। ठीक है, और धातुओं की ग्रीस हटाने में, साबुन, कागज इत्यादि बनाने में इसका उपयोग करते हैं। विरंजक चूर्ण पढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण मतलब कि क्या होता है आपको बताते हैं। विरंजक चूर्ण जो होता है ना, ये क्लोरीन से क्रिया करता है। कौन सी, जब शुष्क बूझे हुए चूने में मतलब CaOH में क्लोरीन मिलाते हैं तो CaOl2 बन जाता है। इसी को बेंजीन या विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग वस्त्र उद्योग में सूती तथा लिनन के को विरंजन मतलब रंग उड़ाने में, कागज की फैक्ट्रियों में और रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में करते हैं। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, देखते हैं हम जब हम लोग गाँव घर में बड़ी बड़ी टंकियाँ लगी होती हैं, उन पानी को शुद्ध रखने के लिए उसमें उसके कीटाणु को नष्ट करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, विरंजक या बेंजीन, विरंजक चूर्ण क्या मिलाते हैं हम लोग, विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ लें बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं खाने वाला भी सोडा। ठीक है, सॉरी, बेकिंग सोडा मतलब कि खाने वाला दूसरा होता है, ये बेकिंग सोडा है। अगर हम लोग साधारण नमक और जल CO2, NH3 और NH4Cl और NaHCO3 बेकिंग सोडा, ये सब क्या एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इनमें से निम्न अभिक्रिया होती है। कैसे, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट H2O और CO2 में टूट जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं सुन लीजिए। बेकिंग पाउडर के रूप में या बेकिंग सोडा या टारटेरिक अम्ल बनाने में। आगे है कि इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, जिसके कारण वह मुलायम और स्पंजी हो जाता है। बेकिंग पाउडर के कारण ये एंटीसाइड का एक संगठन है। ठीक है, अग्निशामक जो लोग देखते हैं ना कि जो खाने वाला सोडा होता है उसको मतलब हम लोग जब डाल देते हैं तो जो पकवान में डालते हैं वो मुलायम हो जाता है। इसका उपयोग हम लोग करते हैं अग्निशामक यंत्र में, जो हम लोग को आग बुझाने वाला जो फायर ब्रिगेड होता है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। कभी कोई सवाल पूछता है कि धोने के सोडा में जल के कितने अणु विराजमान रहते हैं, तो कह देंगे कि जल के 10 अणु उपस्थित रहते हैं। यहाँ इसका सूत्र लिखा गया है, इसको 31 मत पड़ेगा, 3 यहाँ पे है, ठीक ना। तो सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने के सोडा प्राप्त करते हैं। जैसे अगर सोडियम Na2CO3 और इसमें जल का जब 10 जल के अणु मिलाया जाता है तो ये इसमें Na2CO3 इंटू 10H2O बनता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, अब आप लोग को पता ही होगा कि हम अपने डिटर्जेंट का उपयोग कहाँ करते हैं। पहला नंबर इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में। दूसरा, इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में करते हैं। इसका उपयोग घरों की साफ सफाई में करते हैं तथा इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग कहते हैं POP। गांव घरों में देखते हैं ना कि जहाँ छत की सीलिंग में जहाँ पे पंखा उंखा लगता है तो जो छत पर डिजाइनिंग किया जाता है सुंदर दिखने के लिए, वो POP का ही होता है। इसको आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। दिया गया है कि जिप्सम को 373 केल्विन के पर गर्म करने पर यह जल के अणु को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, POP बनता है। ये क्या करता है, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर जिप्सम बनकर ठोस प्रदान कर देता है। जैसा ही इसको जल में घोला जाता है ना, वैसा ही वो क्या हो जाता है, जिप्सम बन जाता है, कठोर वाला। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर राम नाम का कोई लड़का है, अगर वो कहीं छत पर से गिर जाता है और अपना हाथ क्या कर लेता है, तोड़ लेता है। क्या कर लेता है, मान लीजिए यहाँ से उसका हाथ क्रैक हो गया। अब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर इस पर क्या कर देगा, कहेगा कि राम बाबू आइए यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको पट्टी कर देते हैं। तो पट्टी करने के बाद जो इस पर आप इस पर देखते हैं ना सफ़ेद कलर का, इस पर सफ़ेद कलर का जो पाउडर लगाता है वो POP ही होता है। इससे आपको याद हो गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए कहते हैं। अगर जैसे ही उस पर लग जाएगा ना तो वो हिले डुलेगा नहीं, तो सही जगह पर स्थिर हो जाएगा। अगला कहाँ करते हैं तो इसका उपयोग खिलौने, सजावट के सामान बनाने में उपयोग करते हैं। अगला है कि इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए करते हैं। कोई सतह अगर खुरदुरी जैसे छत का सीलिंग विलिंग तो वहाँ पे उसको हम POP करते हैं। जल का क्रिस्टलीकरण का जल दिया गया है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। मतलब अगर निश्चित जल मात्रा दे तो उसको क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। और तो इस प्रकार से आगे देख लीजिए, इसका उपयोग खिलौना बनाने में, हाँ ठीक है, क्रिस्टलन का जल, हाँ समझ लिए। अब इसका उदाहरण देख लीजिए। जैसे अगर कोई तत्व है चाहे धातु है और उसमें जल के जो क्रिस्टल के जो अणु होते हैं, तो इसमें क्रिस्टलन 5 अणु है, इसमें 10 अणु है और इसमें 2 अणु है, तो इसी को कहते क्या है, क्रिस्टलन के जल के अणु 2, क्रिस्टलन के जल के अणु 3, 10 और क्रिस्टलन के जल के अणु 5। तो इस प्रकार से देखिए मैंने पूरा जो क्लास 10th का NCERT का जो ये साइंस था मैंने पूरा समाप्त कर दिया। जिसके पास NCERT का साइंस नहीं होगा वो हमारे इस PDF को ले सकता है, वो भी फ्री में। कहाँ पे मिलेगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है अभय क्लासेस। यहाँ पे आप इसको जाके पूरे इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जानकारी दे दें, मैंने 16 मैराथन स्टार्ट कर दिया है। इस मैराथन के दूसरा दिन था। 16 दिन में मैं पूरी आपकी विज्ञान को समाप्त करूंगा, फिर उसके बाद आपका मैथ के लिए मैराथन लाऊंगा। साथ ही साथ यदि आपका कोई भाई हो चाहे बंधु 9, 10th, 11, 12th में पढ़ रहा होगा तो उसको भी बताइएगा कि इस चैनल पे एकदम तैयारी बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से करवाई जा रही है, एकदम डेट फिक्स करके कि इतना से इतना दिन में आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और आपको ऐसे छोटे छोटे प्रश्न सवाल वीडियो के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो ऐसे ही अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कंपटीशन और स्कॉलरशिप्स की तैयारी करना चाहते हैं
तो हमारे यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस से जुड़ जाइएगा, और आप क्लास वाइज पढ़ना चाहते हैं तो अभय क्लासेस कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।